हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है, हिस्ट्री हमारी चल रही है। हमारे अतीत थर्ड बुक आपको देखने के लिए मिलेगी और उसी में हम आज चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 आपके सामने है और बड़ा ही रोमांचक चैप्टर है अगर आप थोड़ा सा उसको देखेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शासन चलाना। कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो सबसे पहले उसने अपना शासन व्यवस्था फैलाई, तो गांव शहरों से गांव की तरफ बढ़ी। कलकत्ता को जीतने के बाद जब वो गांव की तरफ बढ़ रही थी तो उसने गांव में किस तरह से शासन किया जाए, गांव की शासन व्यवस्था कैसी हो, किस स्रोत किन चीजों के आधार पर हम गांव में शासन कर सकते हैं, ये प्रमुखता थी। तो उसी आधार पर उन्होंने शासन करने की कोशिश की और कैसे हम शासन चलाएं इसकी उसने जानने का प्रयास किया। अब इसी चीज को हम लोग आपका गौर करके देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में शासन शासन कौन चला रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले आप एक इमेज देखिए और इस इमेज में कौन दिखाया गया है? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली। कहाँ की ले ली? बिहार प्लस उड़ीसा की आपका दीवानी ले ली। कब? 1765 में। ध्यान रहेगा, 1765 में इन्होंने मुगल बादशाह की आपका दीवानी ये लोग ले लेते हैं। अब क्या होता है, जब उन्होंने दीवानी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। अब आप मुझे बताइए 1765 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप कहेंगे बक्सर का युद्ध हुआ था। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहा है? मुगल बादशाह से आपका ये ट्रांसफर कर रहा है दीवानी। दीवानी का मतलब होता है राजस्व संबंधी मामले। देखिए, दो ही केस होते हैं, एक होता है फौजदारी, एक होता है दीवानी। दीवानी को हम हिंदी में सिविल कहते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं फौजदारी को क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये दीवानी यानी कि राजस्व संबंधी जो पैसे का लेखा जोखा होगा, जो विवरण होगा, वो किसके हाथों में रहेगा? अब अंग्रेजों के हाथों में। कहाँ का? उड़ीसा और बिहार का। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं और इस समय आपका बंगाल में इनका शासन होने जा रहा है, ठीक। बहादुर शाह जफर होगा या कोई और बादशाह होंगे? चलिए आगे बढ़े। अब क्या हुआ? कंपनी दीवान बन गई। अब कंपनी क्या होगी? दीवान बन गई। देखिए, पहले दो प्रकार के बड़े पद थे, एक दीवान और एक सूबेदार। किसी भी प्रांत में दो पद बड़े महत्वपूर्ण होते थे, एक दीवान एक सूबेदार। सूबेदार जो होता था वो सेना का प्रधान होता था और दीवान आपका राजस्व यानी पैसे संबंधी होता था। ऐसे मान सकते हैं कि दीवान एक प्रकार का आपका फाइनेंस मिनिस्टर था और जो आपका सूबेदार था वो आपका डिफेंस मिनिस्टर था। अच्छा, दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलते थे, यानी कि एक दूसरे से आपका सेपरेट नहीं रह सकते, दोनों एक साथ चलते थे। ये चीज आपकी मुगल सल्तनत काल में आपकी बनी। पहले दिल्ली में आई, फिर मुगलों में आई, चीजें आपकी बनी। तो काफी इंपॉर्टेंट रूल था, क्योंकि पैसे पाई का खर्चा किसके हाथ में था? दीवान के। लेकिन पैसा मिलेगा, प्रोडक्शन होगी चीज के लिए, वो कौन जिम्मेदार था? आपका सूबेदार। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। 12 अगस्त 1965 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान आपका दीवान तैनात किया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। दीवान का मतलब होता है जो राजस्व की देखरेख करे, वसूली करे, जो उसको रखे, ठीक। इस बात पर पूरी संभावना थी कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानी की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तूबे में घटी थी। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने कब्जा किया और रॉबर्ट क्लाइव ने ये सारी चीजें की। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। कैसा? एक बहुत बड़े सेरेमनी के रूप में दिखाया कि भाई तुम्हारे देश में आकर हम अंग्रेजों ने आपका कब्जा किया और एक दीवानी प्रांत ले ली। तो देखिए, हमारे लिए छोटी बात हो सकती है, उनके लिए बड़ी बात थी, लेकिन हमारे लिए भी छोटी बात नहीं थी कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने इतने बड़े भारतीयों पर आकर अपना शासन कर रहे हैं। ये छोटी बात कैसे हो सकती है? तो ये बड़ी दुख की बात भी थी। अब देखिए, इस चित्र से चित्रकार ने बनाया है, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन में यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव में एक अच्छी बात थी, जो भी कोई आपके मेमोरेबल जो आपके मूवमेंट होते थे यादगार,
उनको वो कैच करवा, और कैच कैसे करवाता था, उसका एक ही तरीका था कैच करने का, वो उनको पिक्चराइज करवा। जैसे आज हम लोग कहीं मिलने जाते हैं, कुछ होते हैं, हम क्या करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। तो उस समय फोटो क्लिक का तो कुछ था नहीं, तो उसने क्या व्यवस्था की कि चलो हम उसको पेंटिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, उसकी पेंटिंग हम लोग आपका कराते हैं। और बंगाल की दीवानी हाथ में जाने पर अंग्रेज एक निश्चित बड़ी घटना थी। कह रहे अंग्रेजों के लिए यह एक बहुत बढ़िया इवेंट जैसा था। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग में आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब अपनी जमीन का शासन चलने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढने लगे। यह ऐसा रास्ता था जिसमें कंपनी बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटा सकती थी। पारिवारिक कंपनी के नाते उसे ख्याल रखना था और वह अपनी जरूरतों को खरीदती और बेचती थी। समय समय के साथ कंपनी को समझ आने लगा कि उसे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत की वजह से उन्हें लोग भी शांत रखने होंगे। सबसे बड़े सामना था कि एक तो भारी समस्या थी, क्योंकि डच वहां आ रहे थे, पुर्तगाली आ रहे थे, डेनिश लोग आ रहे थे, फ्रांसीसी उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे, जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके हैं, जिनके पास अभी भी कुछ ताकत और सम्मान था। जो ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं, उन्हें नियंत्रित करना जरूर था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब समस्या क्या थी कि जो पहले आपका गांव के मुखिया, जमींदार, मुकद्दम, ये सब लोग रहे हैं, ये पहले गांव देहात में इन लोगों ने शासन चलाया है और शासन को जानते हैं, और इनके पास कैसी क्या है, काफी ताकत और सम्मान। ताकत कैसा है, इनके पास पैसा है। सम्मान मतलब लोग इनको मानते हैं, इनकी बातों को टालते नहीं है, लोग इनके साथ खड़े हैं और स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं। तो कह रहे हैं हम, अगर हमने इनको कंट्रोल नहीं किया तो हम बेकार हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, हम इनको दबा नहीं सकते, हम इनको खत्म नहीं कर सकते। यह कैसे होगा कि इस अध्याय में हम देखेंगे कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों को किस तरह मनमाफिक फसलों की खेती करवाई, यानी कि जो चाहा वो खेती कैसे पैदावार, सब पूरा प्री प्लान चीजें मैनेज कर कर अंग्रेजों ने ये सारी चीजें कराई। तो ये था एक बेसिक आपका इंट्रोडक्शन, जो हमने इस चैप्टर से संबंधित पढ़ने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया। भैया कैसे कुछ ये आपका हो रहा है, क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, इनको हम बार बार मल्टीपल रूप में याद करके आपका देख सकते हैं। ठीक ठीक है ना। इतना समझ आ गया आपको, चलिए आगे बढ़े। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद एक व्यापारी ही मानती थी। भले ही वो दीवान बन गई थी, लेकिन वो क्या मानती थी, व्यापार। दीवान का मतलब क्या होता है, कर, यानी कि राजस्व वसूली। क्या मतलब है आपका, राजस्व की वसूली, ये इनको देखना था। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी, कंपनी भारी भरकम लगन लगान तो चाहती थी, लेकिन आकलन और वसूली का कोई नियमित व्यवस्था में हिचकिचाती रही। अब उनको रकम कमानी है, लेकिन वो कह रहे कोई ऐसी परमानेंट व्यवस्था कर दें तो कहीं समस्या ना हो जाए, इससे वो आपका डरती थी, हिचकिचाती थी। उसकी कोशिश यह थी कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल हो। राजस्व का मतलब है कि भैया कुछ भी हो, हमको मैक्सिमम टैक्स मिलना चाहिए, और कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सके। कि कीमत कम पर रेशमी और सूती कपड़ा हमको मिल जाए। इन कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी खरीदे जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। अब क्या रहे हैं कि 5 साल में जो आपके कीमतें थे वो क्या हो गई थी, आपका 2 टाइम्स हो गई थी। अब समस्या थी कि चीजें बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है भारत में रेशमी कपड़ा बन रहा है, सूती कपड़ा बन रहा है, यहाँ से लेकर जाना है, व्यापारी महंगा दे रहे हैं, टैक्स भी, हमको पैसा भी चाहिए, चलो राजस्व तो मिल गया, लेकिन चीजें बढ़ रही हैं।
तो अब क्या किया उन्होंने, तो 1775 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी। अब देखिए, जितना भी 1975 से पहले ब्रिटेन का सोना चांदी कहाँ जमा हो गया था, भारत के व्यापारी के पास, क्योंकि वहां की करेंसी हमारी करेंसी अंतर थी, तो हम लोग करेंसी में एक्सचेंज करते नहीं थे। हम लोग किस में करते थे, गोल्ड में और आपका सिल्वर में। तो वो लोग अपना सोना चांदी लाते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे, व्यापारी सोना रखते थे और बदले में रेशम कपड़े देते थे। इस तरीके से आप देखेंगे कि 1600 लेकर लगभग लगभग 150 साल, 165 साल में हमने आपके लंदन को खाली कर दिया स्टार्टिंग में। जब तक बंगाल की दीवानी उनके हाथ नहीं लगेगी तब तक वो सोना चांदी लेते आएंगे। अब बंगाल की दीवानी हाथ लग गई, भारत में उनको पैसा मिलने लग गया, भारत के पैसे भारत का सामान खरीद रहे थे और उनको कहाँ भेज रहे थे, लंदन। उनको फ्री में हो रहा था बिजनेस एक प्रकार से। अब देखिए, इन चीजों के बदले सामान खरीदते थे। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। बस ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, और यही था जब भारत का सोना अब यहां से बाहर जाएगा। क्योंकि अब तो हम क्या कर रहे थे, उनके चीजों को ले रहे थे, खरीद रहे थे और बदले में सोना पा रहे थे, चांदी पा रहे थे। इसलिए भारत क्या थी, सोने की चिड़िया बेटा। अब क्या होगा, अब सोने की चिड़िया के पर हथकल के कटने शुरू हो जाएंगे। तो यही है यहां से दो। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया, आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे सामने बड़ा स्पष्ट रूप से पड़ गई। ठीक है, आगे बढ़ जाए। जल्दी ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने लगी थी। क्या हो गया था, तो कारीगर का उत्पादन है वो गिर रहा था और खेती चौपट हो रही थी। इस दिशा में बढ़ते 1770 के अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों को नींद की मौत सुला दिया। सोच के देखिए, 1765 में प्लासी के युद्ध के बाद संधि हुई और किस तरीके से बाद में ये सारी चीजें फैली। अब देखिए, 1765 में ये काम हुआ और 1770 में अकाल पड़ गया। लगभग कितने समय बाद, 5 साल में इतना बड़ा अकाल घेर दिया। सोचो किस हद तक लूटमारी करी होगी कि बंगाल में लोग 1 करोड़ लोग मौत की नींद सो गए। कहां सो गए, 1 करोड़ लोग आपका मौत की नींद सो गए। ठीक, इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। लगभग लगभग 1/3, यानी कि अगर मान लीजिए आबादी कितनी थी आपका, 12 थी, तो 1/3 का मतलब 4 करोड़ लोग आपका इसमें खत्म हो गए। तो 12 में से 4 करोड़ निकालोगे, कितने बचेंगे, आप देख सकते हैं। अब खेती की जरूरत, खेती में सुधार की जरूरत थी। क्या थी, इनको खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो यह अपनी राजस्व के बारे में आश्वस्त रहती। कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना, खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सके, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से
राजाओं और तालुकेदारों के को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई। राजा थे कि क्षेत्र का 150 गांव के राजा, 150 गांव, 200 गांव के राजा, तालुकादार जिसके गांव अंडर में 10, 15, 20 गांव आते थे, उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा कि भैया आप क्या करें, आप लोगों से टैक्स वसूल लें और कंपनी को वो राजस्व आपका चुका दें। ठीक, और चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, फिक्स कर दी, भैया इतने रुपए आपको चुकाने अपने क्षेत्र से। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इजाफा नहीं किया जाना था। यानी कि अगर आज मान लीजिए 10 गांवों की आपका जमींदारी 1000 रुपए में मिली, तो कल भी वो 1000 रुपए में रहेगी, कम नहीं होगी, ना ही बढ़ेगी। अब आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए खर्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि जमीन राज्य की ओर से राजस्व बढ़ाने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते हुए उत्पादन का फायदा कर रहे हैं। अब जमींदारों को ये लगने लग गया कि हर साल तो प्रोडक्शन बढ़ता ही है, इनका तो लगान फिक्स है, तो बाकी जो बचाएंगे हम लोग खुद खींचेंगे अपना नोट। इस चक्कर में सब अपने अपने प्रॉफिट पे लग गए और इस प्रॉफिट में सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ? किसान को। उसका सब कुछ टैक्स में जाने लगा, भुखमरी फैल गई, गरीबी फैल गई, निर्धनता पहन गई, बड़े क्रूर जीवन के साथ लोगों ने उनसे टैक्स वसूला और लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तो ये स्थिति थी बंगाल की। और बंगाल में आप कुछ व्यवस्था पढ़ते हैं, उन व्यवस्थाओं के जन्मदाता भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ चार्ल्स कॉर्नवालिस लिखा है, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं ये, और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, जिनको हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के लागू किया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ये हैं श्रीमान जी आपके सामने, आपको इमेज दिखा देते हैं कौन से हैं। ये देखिए, ये हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके सामने। चलिए, अब आपने टैक्स वसूल लिया, जमींदारों को फायदा होने लगा, सब प्रॉफिट में। प्रॉफिट में कौन रहे होंगे? अंग्रेज। एक उनको आपका सर्टेन अमाउंट मिल रहा है, परमानेंट मिल रहा है, तो उनको तो बेनिफिट था ही। जमींदार को यह फायदा था कि उसकी पहले भी होल्डिंग अपनी कैपेसिटी थी, अब और बढ़ गई और एक वो अपना राजस्व वसूल सकता था। हालांकि उसको फिक्स किया गया था कि आप लोग रख सकते हैं, लेकिन वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था। अब इसमें कुछ समस्या भी आपकी उभरी। अब समस्या क्या थी? कह रहे मगर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार करने के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने के लिए जमींदारों को परेशानी हो रही थी, भारी परेशानी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उनकी जमींदारी छीन ली जाती। बहुत सी जमींदारियों को कंपनी बकाया नीलाम कर चुकी थी। अब कुछ लोग अपना उन्होंने टैक्स रख दिया, खुशी खुशी में तो लोगों ने ले लिया। मुसीबत क्या हुई? वो टैक्स नहीं वसूल पाए और कंपनी ने उनकी जिम्मेदारी छीन ली और दूसरे लोगों को सौंप दी। तो ऐसे भी बहुत सारी समस्या देखने को मिली। कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ गई, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार तो गया, लेकिन कंपनी को कोई ज्यादा फायदा आपका नहीं हुआ। इस जमींदारी होने से लेकिन कम फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा राजस्व तय कर चुकी थी, वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदार को अभी भी जमींदारी बेहतर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो सब कुछ बंदोबस्त शुरुआत की सालों में अपनी जमीनी गांव चुकाते थे,
बेच गए थे, अब उन्हें बिना परेशानी के निवेश का खतरा उठाना पड़ता था। अब उन्हें क्या करना पड़ता था? अब बिना निवेश के ही उनको खतरा उठाना पड़ता था। तो एक बार थोड़ा सा बंगाल की समस्याओं को देख लीजिए, फिर आगे। चलिए, देख लिया। अब कह रहे हैं आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनको लगान वसूल सकते थे, जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। अब उन्हें क्या था? उन्हें कोई मतलब नहीं थी चीज से। उन्हें जमीन के सुधार की क्या परवाह? उनको क्या करना जमीन के सुधार से? उन्हें तो बस अपना नोट चाहिए था। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को लगान चुकाना बहुत ज्यादा था और जमीन में उसका अधिकतर सुरक्षा भी नहीं थी। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजनों से कर्जा लेना पड़ता था और वह लगान नहीं चुका पाते थे, उनको पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अगर आपने टैक्स नहीं चुकाया तो आपकी जमीन आपसे छीन ली जाएगी और किसी और को ट्रांसफर कर दी जाएगी। सोच के देखिए, आपने पुश्तैनी, आपके पुरखे मारे हैं, आपने वह खेती करते आए हैं, आपने लगान नहीं चुकाया, आपकी फसल बर्बाद होगी, आप नहीं लगा पाए, जमीन गई आपकी। सोचिए, ऐसी शोषणकारी व्यवस्था चलाई। ठीक। एक नई व्यवस्था आई। इस नई व्यवस्था को पढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व व्यवस्था को दोबारा बदलना होगा। अब जो ये व्यवस्था लाए थे ना, टैक्स वाली, कह रहे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब जब कंपनी को शासन और व्यापार में अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत थी, तो एक स्थायी रूप से राजस्व तय करने का काम कैसे चला सकती थी? अब उनको पैसा चाहिए, भैया ये व्यवस्था बदलो, जिससे कि उन्हें पैसे में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, अब व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे पहले प्रैक्टिकली कहाँ करेंगे? बंगाल में। बताइए, बंगाल में ही क्यों करेंगे? क्योंकि बंगाल उनके नियंत्रण में है, बंगाल के राजस्व वसूल रहे। ठीक। नाम का राजस्व है, लेकिन मालिक खुद है और सैन्य पावर उनके पास ही है, वहां चली नहीं थी किसी की। और देखिए, बंगाल पेडेंसी, पेडेंसी का मतलब था वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के कब्जे में था। तो बंगाल पेडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, इलाकों में, ज्यादातर हिस्सों में उत्तर प्रदेश में आता था वो क्षेत्र में। होल्ड मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने नई व्यवस्था तैयार की और 1822 में इसको लागू किया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव का दौरा किया, जमीनों की जांच की और जमीनों की खेतों की माप की और उनको सामूहिक रीति रिवाज में दर्ज किया और एक दूसरे की अनुमति ली और राजस्व जोड़कर तय किया और एक समूह, गांव समूह, जिसको महल बनाया। आप देखते हैं, खसरा, खतौनी, समझते हो, नक्शा, ये सारी चीज इस समय ही शुरुआत की गई थी। क्योंकि और का कम से कम हमको पता तो हो किस गांव में कितनी जमीन है। हमको झूठ बोल दिया आपके जमींदार ने कि 1000 बीघे से लगाना आता है और लगाना है 2000 बीघे से, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। तो हम लोग उसकी नपाई तुलाई करेंगे प्रॉपर। तो इन लोगों ने उसकी नपाई तुलाई कराई और ग्राम समूह महल के हिसाब से राजस्व वसूला गया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर इसमें रिफॉर्म यानी कि गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया पर सौंपा गया। पहले 10-50 गांव का एक जमींदार होता था, अब हर एक गांव में एक मुखिया बना दिया और उसको सौंप दिया कि आप ही टैक्स चुकाएंगे। इसी व्यवस्था को कहा गया महालबारी व्यवस्था, जो 1822 में चली और यूपी में बहुत ज्यादा फेमस हुई। और कौन लेके आया था इसको? तो हम्बोल्ट मैकेंजी इसको लेके आए थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जमींदारी व्यवस्था क्या है, सॉरी महालबारी व्यवस्था क्या है, तो आप इसको देख सकते हैं। और टॉमस मुनरो लेके आएंगे परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक। तो ये आपको
ध्यान रखना है और इतना आपको देखना है, जो जितना हमने पढ़ा यहाँ तक, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लेंगे। चलिए बच्चों, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।